हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एकेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियों को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र पढ़ना शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट जो है तो जाने थे। आज के इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप सभी लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अन्यथा ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप पहले पिछला वीडियो जाकर के देखिए, फिर इस वीडियो को आप देखें। तो हम लोगों ने कल जहां से वीडियो एंड किया था वहीं से आज हम यहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम लोगों ने जहां से एंड किया था वो पॉइंट था गंगा की सहायक नदियों के साथ संगम स्थल। हालांकि कल के वीडियो में जब हम गंगा नदी की सहायक नदियां या उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो किस जगह पर आकर के गंगा से मिलती हैं। एक बार आज हम लोग, उस दिन हमने आपको जो है तो वहां पर मैपिंग के माध्यम से बताया था। आज यहां पर कंटेंट में हम बता रहे हैं तो आपको कम से कम 2 बार अगर मैं बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। और मेरी यही कोशिश भी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट याद हो, क्योंकि हम लोग इस पूरे सीरीज में, जियोग्राफी के सीरीज में लगभग 3000 आपको जो है तो रट्टा फैक्ट, यानी कि आपको फैक्ट जो है तो रटवाने वाले हैं। क्योंकि प्री आपका फैक्ट रटने से ही याद होता है। आप कितना भी समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, जब तक आपको फैक्ट याद नहीं होगा तब तक आपका प्री नहीं निकलेगा। क्योंकि प्री हमेशा फैक्चुअल डाटा के आधार पर ही जो है तो क्रैक किया जाता है। जिसको जितना ज्यादा याद होता है वो उतना अच्छा प्री में स्कोर करता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि गंगा की सहायक नदियां किस स्थल पर गंगा से मिलती हैं, यानी कि उनका संगम कहां पर होता है। तो एक तरफ आपकी सहायक नदियां लिखी हुई हैं और दूसरे तरफ आपका है संगम स्थल, यानी कहां पर गंगा से मिलती हैं। ठीक, तो जो उसकी सबसे पहली सहायक नदी यहां पर हम लोग देख रहे हैं, रामगंगा। रामगंगा कहां पर मिलती है आपके गंगा से? कन्नौज में। कहां पर मिलती है? उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आकर के मिलती है। बाकी इन सभी नदियों का उद्गम स्थल कल हम लोगों ने वीडियो में देखा था, तो आप पिछला वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि रामगंगा कहां से निकलती है ना। और फिर ये जाकर के कहां मिलती है? कन्नौज में। फिर उसके बाद अगली बात करते हैं अगली नदी की, यहाँ पर गोमती नदी। गोमती नदी की बात करें तो ये कहां पर आपके गंगा से मिलती है? तो गोमती नदी आपके गाजीपुर में मिलती है। कहां मिलती है? गाजीपुर में, लखनऊ के पास में मिलती है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर सरयू नदी। कौन सी है? सरयू नदी। सरयू नदी कहां मिलती है? तो छपरा बिहार। कहां मिलती है? छपरा बिहार में, ये आपके इससे मिलती है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर गंडक। गंडक की बात करें तो ये कहां मिलती है आपके गंगा से? तो हाजीपुर में मिलती है। कहां मिलती है? हाजीपुर में ये आपके मिलती है। फिर नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसका नाम है यमुना। क्या नाम है इसका? यमुना नदी नाम है इसका। और ये कहां पर मिलती है गंगा से? तो ये मिलती है आपके प्रयागराज में। प्रयागराज में अभी आपने देखा होगा दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ का आयोजन किया गया था। कितने श्रद्धालु वहां पर आए, उन्होंने स्नान किया। काफी बड़ा हमारे यहाँ का, और ये बहुत प्राचीन जो है तो ये परंपरा है। तो यहाँ पर आपके प्रयागराज में कौन सी नदी मिलती है गंगा से? तो यमुना नदी मिलती है। फिर इसके बाद एक और नदी है पुनपुन नदी। कौन सी नदी है? पुनपुन नदी। ठीक, ये कहां पर मिलती है? फतुहा। कहां पर? फतुहा बिहार में। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी की बात करें, ये कहां पर मिलती है? तो ये मिलती है हावड़ा। हावड़ा कहां पे? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है यहां पर अगली नदी आपकी महानंदा। महानंदा बाएं ओर से मिलने वाली नदियों में सबसे अंतिम नदी है, यानी कि आप समझिए कि गंगा में अगर यहां से आपकी रामगंगा मिल रही है तो सबसे लास्ट जो नदी है आपकी, सबसे लास्ट में है ना, लेफ्ट साइड से गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है सबसे लास्ट है आपकी महानंदा। कौन सी है? महानंदा। तो आपको याद रखना है, बाएं तरफ की सबसे अंतिम नदी जो मिलती है वो है इसकी महानंदा। ठीक, तो महानंदा जो है आपकी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है। फिर अगली नदी है आपकी कोसी। कोसी कहां मिलती है? भागलपुर बिहार में ये भी मिलती है। बिहार में बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है, कुख्यात है। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपकी सोन नदी। सोन नदी कहां मिलती है मतलब गंगा से? तो पटना में मिलती है। दानापुर पटना में आपके सोन नदी आपके गंगा से मिलती है। तो ये नदियां और उनके गंगा के साथ संगम कहां पर होता है ये हमने देखा।
अब यहाँ पर इसकी जो सबसे बड़ी नदी है यमुना नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर हम यमुना नदी की बात करें, ये निकलती कहाँ से है, तो कल मैंने आपको बताया था कि बंदरपूंछ यमुनोत्री से निकलती है उत्तराखंड में। तो पहला पॉइंट है यहां पर यमुना नदी का उद्गम स्थल कहां है। तो यमुना नदी के यहां पर हम उद्गम स्थल की बात करें, इसका ओरिजिन बात करें कहां से निकलती है, तो ये आपकी यमुनोत्री, कहां से, यमुनोत्री हिमानी या फिर ग्लेशियर बंदरपूंछ श्रेणी से निकलती है। बंदरपूंछ, हिमालय की बंदरपूंछ श्रेणी से जो है तो आपकी यमुनोत्री, हिमालय यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना, और ये है कहां पर, तो उत्तराखंड में। इतना आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है आपकी यमुना। कौन सी नदी है, यमुना नदी है, आपको याद रखना है यमुना नदी। ये आपके प्रयागराज में गंगा के दाएं तट से मिलती है। कहां से मिलती है, दाएं तट से मिलती है, यानी कि कुल मिलाकर के ये गंगा प्रवाहित हो रही है। यमुना जो है इधर साइड से मिलती है, किधर से मिलती है, इधर साइड से। जो नदियां आपके उत्तर से आकर के दक्षिण में मिलती हैं, जो नदियां उत्तर की ओर से आकर के मिलती हैं, कहां से आकर के, आपके नॉर्थ से आकर के मिलती हैं, वो नदियां लेफ्ट साइड या जो है तो आपका दाईं ओर से मिलने वाली नदियां होती हैं। सॉरी, बाईं ओर से, किधर से, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां होती हैं, लेफ्ट साइड से। जो नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हो और गंगा से मिल रही हो, वो नदी आपके, है ना, ये क्या है आपका, नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, किधर, साउथ टू नॉर्थ जा रही हो, तो ये आपके दाहिने साइड से मिलने वाली नदियां हैं, यानी कि राइट साइड से। तो यमुना किधर से जाती है, आपकी साउथ टू नॉर्थ जाती है, इसलिए ये दाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। और भी इस दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, सोन है, और भी नदी है आपकी टोन्स है। ये सारी नदियां जो है तो किधर से मिलती हैं, दाहिने तरफ से मिलती हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी, यहां पर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से निकलने वाली अधिकतर नदियां यमुना में जाकर के मिलती हैं। चाहे आप चंबल ले लो, चाहे आप केन ले लो, बेतवा ले लो, काली सिंध ले लो, ये सारी नदियां किससे जाकर के मिलती हैं, आपके यमुना नदी से मिलती हैं। सिर्फ सोन ऐसी नदी है जो सीधा जाती है, गंगा से मिलती है। टोन्स ऐसी नदी जो सीधा कहां मिलती है, आपके गंगा से मिलती है। सॉरी, यहां पर हाँ ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये टोन्स मैंने कहा नाम यहाँ पर कहां से आ गया, तो ये टोन्स एक हिमालय, उत्तराखंड में एक टोन्स और नदी। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी नदियां जिनके दो दो नाम हैं। जैसे एक नदी है बनास, जो कि चंबल की सहायक नदी है मध्य प्रदेश में। एक बनास और नदी है जो कि आपके बघेलखंड में प्रवाहित होती है, सोन की सहायक नदी, गोपद बनास। गोपद और बनास दो नदियां हैं, तो वहां पर भी एक बनास नदी है। तो ऐसे हमारे यहाँ कई सारी दो दो नदियां हैं। तो एक नदी है टोन्स नदी जो कि उत्तराखंड से निकलती है, हिमालयी क्षेत्र से, और ये आगे जाकर के किससे मिलती है, आपके यमुना से मिलती है। तो इसकी सहायक नदियों की मैं बात कर रहा था, तो चंबल, ठीक, मध्य प्रदेश से निकलती है। सिंध नदी, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। फिर बेतवा नदी, ये भी आपके रायसेन कुम्हरा गांव से निकलती है। फिर आपकी यहाँ पर केन हो गई, केन नदी भी आपके जो है तो कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से ही निकलती है। तो ये सारी नदियां कहाँ से निकलती हैं, मध्य प्रदेश से निकलती हैं। टोन्स और हिंडन दो ऐसी नदियां हैं जो कि मध्य प्रदेश से नहीं निकलती। बाकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी यहीं से निकलती हैं। ठीक, और ये सारी कहाँ पर मिलती हैं, यमुना नदी से जाकर के मिलती है। क्योंकि मध्य प्रदेश क्या, जो उत्तरी सीमा है वो यमुना नदी के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, और हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश का जो ढाल है, वो स्लोप है, वो उत्तर की ओर है, इसलिए सारी नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, इसलिए जाकर के ये यमुना से मिलती है। कुल मिलाकर के आप समझो, ये मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र हो गया, और यहां से जा रही है यमुना। और मध्य प्रदेश की सारी नदियां, चाहे चंबल हो, चाहे सिंध हो, चाहे आपकी बेतवा हो, चाहे आपकी केन हो, ये सारी नदियां इधर से ही निकलती हैं। स्लोप इनका उत्तर की ओर है, तो आगे जाकर के किससे मिलेंगी, यमुना से ही तो मिलेंगी। तो यानी कि ये सारी नदियां किससे मिलती हैं, यमुना से जाकर के मिलती हैं।
फिर यहाँ पर एक आपका असर्शन एंड रीजन दिया होगा है, कथन और कारण। तो सबसे पहले असर्शन या फिर हम कथन की बात करें तो कथन है यहाँ पर दिल्ली और आगरा के मध्य, कहाँ पर, दिल्ली और आगरा के बीच में वर्ष के अधिकांश, क्या, वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी कैसी हो जाती है, मृत हो जाती है। मृत का मतलब है कि उसका पानी सूख जाता है। मृत का मतलब है मरने से नहीं है, पानी सूख जाता है। तो नदी का अस्तित्व तभी है जब उसमें पानी है। जब उसका पानी खत्म यानी कि नदी मृत समान हो गई, मृत प्राय हो गई। तो यानी कि इसका पानी जो है जल सूख जाता है। ये पहला इसका कथन हो गया। अब इसका रीजन देखो यहाँ पर क्या दिया गया। रीजन है यमुना असत वाहिनी, क्या, असतत वाहिनी नदी है। नदियां दो तरह की होती हैं, एक सतत वाहिनी होती है, एक असतत वाहिनी होती है। सतत वाहिनी वो नदी होती है जो हमेशा बहती है, मतलब ठंडी गर्मी बरसात हमेशा प्रवाहित हो, वो सतत वाहिनी है। असतत वाहिनी वो नदियां हैं जो किसी खास मौसम में बहती हो, जैसे कि बहुत सारी नदियां गर्मी में सूख जाती हैं, सिर्फ बरसात में प्रवाहित होती हैं क्योंकि पानी उनको वर्षा का मिल जाता है। तो यानी कि रीजन दिया गया है यहाँ पर कि असत वाहिनी नदी है, जबकि ऐसा नहीं है, यमुना सतत वाहिनी नदी है। हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली अधिकतर नदियां सतत वाहिनी होती हैं, यानी कि वर्ष भर बहने वाली नदियां हैं, हमेशा बहती रहती हैं। तो रीजन यहां पर दिया गया है कि यमुना असत वाहिनी नदी है। तो कारण तो, कथन तो सही है, यहां पर असर्शन जो है, कथन जो है वो सही है, लेकिन रीजन सही नहीं है। इसका रीजन सही नहीं है क्योंकि रीजन आपके असत वाहिनी है ही नहीं। जो यमुना है वो असत वाहिनी नहीं है, यमुना सतत वाहिनी है, यमुना बहती रहती है। हाँ, दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में सूख जाती है, काफी कुछ पानी उसका खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे देखिए कथन ए सही है, यानी कथन तो सही है, बात सही है, परंतु रीजन या इसका कारण जो है वो गलत है। रीजन क्या है, गलत है, क्योंकि यमुना सतत वाहिनी नदी है। यमुना कैसी नदी है, सतत वाहिनी है, हमेशा प्रवाहित होने वाली नदी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर यमुना में बाएं से, क्या, यमुना में बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं, या फिर इसकी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो हिंडन, ये आप मान लीजिए आपकी यमुना नदी है, और यहां पर मैं इसकी सहायक नदियां बना देता हूं। ये हो गई आपकी हिंडन, ठीक, ये हो गई आपकी टोन्स, ये हो गई आपकी, ये टोन्स किधर की है, हिमालय है ना। फिर हो गई आपकी गिरी, फिर हो गई आपकी ऋषि गंगा, फिर हो गई आपकी हनुमान, ठीक। फिर यहां पर हनुमान गंगा है, इसका नाम है ना, हनुमान गंगा। और भी नदियां हैं, ससुर खदेरी, क्या, ससुर खदेरी, फिर है आपकी रिंद, फिर है आपकी सेंगर, फिर है आपकी वरुणा, वरुणा। ये सारी नदियां उत्तर से चल करके, यानी कि नॉर्थ से आकर के किस में मिलती हैं, यमुना में मिलती हैं। इसलिए एक ऐसी नदी हो जाएंगी आपकी इसकी बाएं तरफ से मिलने वाली, या लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां हो गई। ये सारी नदियां इसे लेफ्ट साइड से मिलती हैं। फिर यहीं पर अगला पॉइंट है यमुना में दाएं तरफ से मिलने वाली, दाएं तरफ यानी कि राइट साइड से मिलने वाली नदियों की बात कर रहे हैं। अब अगर राइट साइड से बात करें तो ये आपकी मान लीजिए नदी हो गई कौन सी, यमुना नदी हो गई, और राइट साइड से मतलब है इधर से मिलने, तो चंबल मिल रही है, बेतवा मिल रही है, केन मिल रही है, सिंध मिल रही है, और भगाइन मिल रही है। ये सारी नदियां जो है तो साउथ से नॉर्थ की साइड जा रही हैं। तो जो साउथ से नॉर्थ जाती हैं वो कैसी कौन सी होती हैं, दाईं ओर से मिलने वाली या फिर राइट साइड से मिलने वाली नदियां। तो चंबल, बेतवा, केन, सिंध, भगाइन, ये सारी नदियां क्या है, आपकी सहायक नदी हैं किसकी,
यमुना की, और किधर की है, दाहिने तरफ की। इतना आपको समझ में आ गया, दाहिने बाएं कौन कौन सी, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड में कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन सी नहीं। फिर यहां पर है एक पॉइंट दिया हुआ है सहायक नदी, यानी कि ट्रिब्यूटरी क्या होती है। तो ट्रिब्यूटरी वो नदी है जो मुख्य नदी, ऐसी छोटी नदी जो किसी बहुत बड़ी या मुख्य नदी में आकर के मिले, उसको बोलते हैं यहां पर आपका ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी। तो मुख्य नदी से मिलने वाली नदी जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है। आधार तल यानी जहां से निकलती है, मतलब कि क्योंकि दूसरे नदी में तभी मिलेगी ना, मतलब मान लीजिए यहां पर कोई नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक। अब अगर कोई नदी इसमें तब मिलेगी जब यहां ऊंचाई से कोई नदी आ रही, ऊंचाई से आएगी तो नीचे की तरफ आएगी, स्लोप कुल मिलाकर के ये ऊंचाई पर हो और ये स्लोप में हो, यानी ये नीचे हो, तभी तो ये नदी इसमें आएगी। अगर मान लीजिए ये नदी ऊंचाई पे हो और ये नदी नीचे हो, इसका स्लोप, ये स्लोप पे हो, तो फिर इसमें कैसे मिलेगी, क्योंकि ये ऊंचाई पे है। नदी हमेशा ढलान यानी स्लोप वाले एरिया में प्रवाहित होती है। तो यानी कि जो आपकी सहायक ट्रिब्यूटरी जो होती है, जो आपकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, वो उसका आधार तल कैसा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। उसका बेस एरिया क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो ढाल का या हम कहें स्लोप का अनुसरण करते हुए, उसको फॉलो करते हुए अगर दूसरी नदी में, मेन नदी में आकर के मिलेगी। अगर ये नदी कहाँ होगी, नीचे होगी, मतलब ये निचाई में चल रही हो, तो फिर इससे मिल कैसे पाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो यानी कुल मिलाकर के जब नदी ऊपर होगी ये नदी, और जो मेन नदी है वो थोड़ी जो सहायक नदी से नीचे बहेगी, तब जाकर के सहायक नदी जो है, तो सहायक नदी किससे, मेन नदी में आकर के मिल पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आपकी ट्रिब्यूटरीज है उसका आधार तल, बेस एरिया क्या होना चाहिए, आधार तल थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। मुख्य नदी से, मेन रिवर जो है उससे थोड़ा सा हाई होना चाहिए, थोड़ा सा इसका ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर लखवार ब्यासी। क्या, लखवार ब्यासी बांध। लखवार ब्यासी बांध जो कि उत्तराखंड में है, याद रखना आप लोग। ताजे वाजा, क्या, ताजे वाजा बैराज बांध, ये भी कहां पर है, आपके हरियाणा में है, याद रखना आप लोग। इनका संबंध किस नदी से है, तो ये किस पर बने हैं, आपके यमुना नदी पर। किस नदी पर बनाए गए हैं, यमुना नदी पर, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सी नदी जल में अमोनिया के उच्च स्तर पाए जाने के कारण चर्चा में रही है। मतलब ऐसी नदी जिसके जल में अमोनिया पाया गया हो, तो वो नदी है आपकी यमुना नदी। यमुना नदी में सोनीपत हरियाणा के पास में, जो कि औद्योगिक क्षेत्र है, सोनीपत जिले की औद्योगिक है ना इकाइयों से प्रदूषित जल के कारण, सोनीपत में आपकी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, उसका जो आपका अशोधित पानी है ना, विदाउट वो जो है आपका फिल्टर्ड पानी जो है फैक्ट्री का यमुना नदी में मिल रहा था, जिसके कारण यहाँ पर अमोनिया के उच्च स्तर पाए जाने की जो है तो न्यूज आई थी, ठीक। फिर यहां पर अगले पॉइंट की बात करें तो कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करती है। ये आपकी यमुना नदी जा रही है, ये आपका कैमूर जा रहा है, कैमूर पर्वत, और ये जा रही है आपकी सोन नदी। तो दोनों के बीच में जल द्विविभाजक का काम कौन कर रहा है, कैमूर कर रहा है। कौन सा, कैमूर श्रेणी। इधर से सोन जाती है, ऊपर से यमुना नदी निकलती, दोनों के बीच में कैमूर जो है जल को विभाजित करने का, दोनों को वाटर डिवाइड करने का, ये वाटर डिवाइडर के रूप में काम करता है, ठीक। कैमूर श्रेणी याद रखना है। फिर इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे गंगा की अन्य सहायक नदी रामगंगा की। अगली कौन सी नदी की बात करेंगे हम लोग, रामगंगा। रामगंगा नदी के उद्गम की बात करें तो ये कहां से होता है इसका उद्गम, तो दूध टोली श्रेणी, दूध टोली श्रेणी यानी हिमालय की एक श्रेणी जिसका नाम है दूध टोली, वो गैरसैंण
ये है कुमायूं हिमालय में। कहाँ पर? जो उत्तराखंड हिमाचल में जो हिमालय का क्षेत्र पड़ता है उसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं। कुमायूं हिमालय में गढ़वाल पहाड़ी से, कहाँ पर? कुमायूं हिमालय में गढ़वाल पहाड़ी से जो है तो इसका उद्गम होता है रामगंगा का, और ये क्षेत्र है उत्तराखंड में। तो रामगंगा का उद्गम है कुमायूं हिमालय के गढ़वाल पहाड़ी से या फिर दूध टोली श्रेणी से। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखें यहां पर। तो रामगंगा नदी मैदान में कहां प्रवेश करती है? पहले ये पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, फिर मैदान में प्रवेश करती है। इसी तरीके से गंगा नदी भी पहले पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, फिर वो मैदान में प्रवेश करती है। मैदान में कहां पर प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में प्रवेश करती है। तो कहां पर प्रवेश करती है आपके मैदान में? नजीबाबाद है ना, बिजनौर में जो है तो आपकी ये कहां प्रवेश करती है? मैदान में, प्लेन एरिया में आती है, उसके पहले पहाड़ी क्षेत्र में जो है तो प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो आपको पता ही है कि हम यहाँ पर गंगा के सहायक नदियां पढ़ रहे हैं, तो गंगा नदी की सहायक है। कहाँ मिलती है ये? तो कन्नौज के निकट गंगा से मिलती है। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा और कल भी हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, गंगा नदी की लंबाई। क्या? गंगा नदी की लंबाई और अपवाह क्षेत्र। गंगा नदी की लंबाई और अपवाह क्षेत्र, इसका कैचमेंट एरिया और या फिर ड्रेनेज एरिया जो है, सॉरी कैचमेंट एरिया नहीं, क्या? ड्रेनेज एरिया, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? तो लगभग इसकी जो लंबाई है वो 596 किलोमीटर है, और इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो है 32,493 किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सभी फैक्ट ध्यान रखने। फिर है कालागढ़ सिंचाई। क्या? यहां पर कालागढ़ सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपके रामगंगा पर। किस पर है? आपके रामगंगा पर। किस नदी पर स्थित है? आपके रामगंगा पर। कौन सी सिंचाई परियोजना है? तो वो है कालागढ़ सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना। एक सिंचाई परियोजना भी है और विद्युत का उत्पादन भी, इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ से जो प्रोडक्शन भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है तो यहाँ पर बनती है और सिंचाई भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस नदी के मार्ग परिवर्तनशील होने के कारण? परिवर्तनशील यानी कि अपना रास्ता बार बार बदलती है ना। किस नदी के मार्ग परिवर्तनशील होने के कारण उसके जल का उपयोग सिंचाई कार्यों में अधिक नहीं हो पाता? वो नदी है रामगंगा। रामगंगा नदी बार बार अपना मार्ग परिवर्तित करती है, इसलिए सिंचाई में इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट है, रामगंगा की सहायक नदी। तो खोन, इसकी सहायक नदी है खोन, फिर इसके बाद है इसकी सहायक नदी गगन, फिर अरिल, फिर कोशी, फिर देवजा। ये सारी नदियां इसकी क्या हैं? सहायक नदी हैं। अगर आपको ज्यादा याद नहीं हो तो एक दो याद कर सकते हैं, हालांकि अभी डायरेक्ट ऐसा रामगंगा नदी की सहायक नदी नहीं पूछा गया है। ज्यादातर अगर प्रश्न आया है कभी तो यही आया है कि गंगा की सहायक नदियों में रामगंगा का नाम आया है, बाकी उसकी सहायक नदियों का तो नहीं, पर अगर आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर अगला पॉइंट है घाघरा। कौन सी? घाघरा नदी, या फिर इसी को बोलते हैं सरयू नदी। तो घाघरा या हम सरयू की बात करें, इसकी बात करें अगर घाघरा या सरयू की, तो कौन सी नदी अवध मैदान की प्रमुख नदी है? अवध का मैदान जो है आपका, उसकी प्रमुख नदी कौन सी है? तो वो है आपकी घाघरा नदी। अवध के मैदान की प्रमुख नदी कौन सी है? घाघरा नदी पड़ती है आपके अवध के मैदान की प्रमुख नदी। नेक्स्ट है, कर्णाली नाम से कौन सी नदी नेपाल में जानी जाती है? तो जब नेपाल हिमालय से, चूंकि घाघरा नदी जो आपकी नेपाल हिमालय से निकलती है, जब वहां से निकलती है तब उसका नाम घाघरा नहीं होता, तब उसका नाम क्या होता है? कर्णाली होता है। तब उसका नाम क्या होता है? कर्णाली होता है। तो कर्णाली नाम से कौन सी नदी नेपाल में जानी जाती है? तो वो है आपकी घाघरा नदी। कौन सी नदी है आपकी? तो वो नदी है आपकी घाघरा नदी। नेक्स्ट पॉइंट है, घाघरा नदी को पौराणिक ग्रंथों में, घाघरा जो नदी है उसको पौराणिक ग्रंथ, जो हमारे यहाँ के मैथोलॉजिकल जो पुस्तकें हैं, आपकी किताबें हैं, पौराणिक ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो सरयू नदी के नाम से जाना। किस नदी के? सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घाघरा नदी का नाम बदलकर क्या किया गया है? घाघरा नदी का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो सरयू नदी रखा गया है। इसका वर्णन रामायण में हमें है ना, इस नदी का बार बार नाम आता है रामायण में। अयोध्या के पास में जो नदी है वो उसका नाम होता है सरयू नदी। क्या नाम होता है उसका? सरयू नदी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल करके सरयू कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है राप्ती और घाघरा का संगम। राप्ती नदी और घाघरा, इन दोनों का, इसको आप ताप्ती मत समझना, ठीक ही लिखा है ना, ये राप्ती ही है। राप्ती और घाघरा का संगम उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो बरहज है ना, देवरिया जो जिला है उत्तर प्रदेश का, वो देवरिया जिले के बरहज नामक जगह पर ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर आपका गोरखपुर का शोक। क्या? गोरखपुर का शोक। अभी इस जहां पर आपके योगी जी का क्षेत्र है वो है ना, वहां पर मतलब पहले वो लोकसभा सांसद होते थे वहां से, अभी रवि किशन जी वहां से सांसद हैं। काफी फेमस आपका क्षेत्र है गोरखपुर, एक जिला भी है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ का शोक किसे कहा जाता है या किस नदी को जाना जाता है? तो वो है राप्ती नदी। कौन सी नदी है? राप्ती नदी। यहाँ पर राप्ती नदी के द्वारा क्या लाया जाता है? बाढ़ लाया जाता है। बाढ़ के कारण यहाँ के लोग इसको क्या बोलते हैं? शोक बोलते हैं। जहां भी आपको समझ में शोक लिखा हो, इसका मतलब है वहां पर वो दुख फैलाने का काम करती है, यानी कि बाढ़ लाती है और लोगों को परेशान करती है, इसलिए यहाँ का शोक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है इरावती नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? किस नाम से? इरावती। इरावती नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो वो नदी है आपकी राप्ती नदी। राप्ती नदी को इरावती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है घाघरा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो घाघरा की सहायक नदियों की बात करें तो सरयू इसकी सहायक नदी है, शारदा इसकी सहायक नदी है, और राप्ती इसकी सहायक नदी है। छोटी गंडक इसकी क्या है? सहायक नदी है। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और अब बात करेंगे यहाँ पर शारदा या काली नदी की। शारदा नदी का ही नाम क्या है? काली है। जैसे शारदा माता है ना, देवी हैं, ऐसे ही काली देवी भी हैं। तो जैसे दोनों ही देवी देवी हैं है ना, शक्ति दोनों में बहुत है ना। काली माँ जो है बंगाल में काफी पूजी जाती हैं, शारदा माँ मैहर में मंदिर है, लेकिन है दोनों कॉमन, दोनों में क्या चीज है? दोनों ही शक्तिशाली क्या है? देवी माँ है। तो इसी तरह से शारदा और काली आप दोनों को याद कर सकते हैं। शारदा को ही काली कहा जाता है या काली को शारदा कहा जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट है भारत या फिर उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो काली नदी। क्या नाम है इसका? काली नदी, या फिर इसी को शारदा नदी कहते हैं। ये क्या करती है? भारत और नेपाल के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है पचमेश्वर बहुआयामी परियोजना। क्या? पंचमेश्वर बहुआयामी परियोजना जो भारत और नेपाल के या नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, किस नदी पर स्थित है? तो वो है आपका काली नदी पर या शारदा नदी पर, है ना। तो काली नदी पर आपका स्थित है क्या परियोजना? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है पंचमेश्वर बहुआयामी परियोजना। पंचमेश्वर मल्टी है ना, मल्टी जो यहाँ पर आपकी बहुआयामी क्या है? मल्टी डायमेंशनल आपकी परियोजना है, बहुआयामी परियोजना है, या फिर आप ये ऐसा बोल सकते हैं कि मल्टीपर्पज परियोजना है। कई सारी चीज़ों में इसका यूज होगा, विद्युत हो, सिंचाई हो, पेयजल हो। तो ये आपके काली नदी पर। नेक्स्ट है शारदा नहर परियोजना जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, किस स्थान पर शुरू की गई है? तो वो है बनवासा उत्तराखंड। कहां पर? बनवासा उत्तराखंड में शुरू की गई है। ये आपके उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। बहुत मतलब पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक ही हुआ करते थे, बहुत दूर दूर नहीं है ना, बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट है ऊपरी शारदा बैराज। ऊपरी शारदा बैराज, निचली शारदा बैराज और टनकपुर बैराज का संबंध किस नदी से है? तो वो है आपकी शारदा नदी। कौन सी नदी है? शारदा नदी। किसका किसका? टनकपुर बैराज, आप लोगों ने टनकपुर सिंचाई परियोजना सुनी होगी। निचली शारदा बैराज, ये तो नाम से ही पता चल रहा है ना। ऊपरी शारदा बैराज, इसके भी नाम से पता चल रहा है। बस आपको टनकपुर बैराज याद रखना है। क्या? टनकपुर याद रखना है। ये सभी किससे संबंधित है? शारदा नदी से। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग।
इसके बाद बात करते हैं गंडक नदी की। इसके बाद किसकी बात करेंगे यहाँ पर हम लोग? गंडक नदी की। गंडक नदी की बात करें तो सदा नीरा नाम से वैदिक काल में कौन सी नदी जानी जाती थी? तो इस यहाँ पर गंडक नदी को ही सदा नीरा के नाम से जानते थे। गंडक नदी को ही किस नाम से जानते थे? सदा नीरा के नाम से जाना जाता था। हमेशा प्रवाहित होने वाली नदी सदा नीरा। नेक्स्ट है सालीग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? सालीग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? तो गंडकी नदी या मुक्तिनाथ क्षेत्र जो है आपका, यहाँ पर सालीग्राम पत्थर पाए जाते हैं। सालीग्राम भगवान का एक जो है तो प्रतिरूप माना जाता है, प्राय उनका एक चिन्ह तरीके से आप मान लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश या महाराजागंज और कुशीनगर और बिहार के बीच सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो वो है आपकी गंडक नदी। कौन सी नदी करती है? तो वो आपकी गंडक नदी के द्वारा सीमा निर्धारित किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है गंडक नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नारायणी नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या जाना जाता है? नारायणी नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, इसको नारायणी नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद अगली नदी आ जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है आपकी कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है ना, काफी प्रसिद्ध नदी है। कोसी नदी की बात करें यहाँ पर तो 7 नदियों से मिल करके बनने वाली नदी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कोसी नदी। सप्त कोसी इसमें नदी एक मिलती है, 7 नदियां मिलती हैं तो बनती है आपकी कोसी नदी। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है बिहार का शोक नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है? बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वो है आपकी कोसी नदी। किस लिए? तो ये आपका मार्ग परिवर्तन की प्रवृत्ति के कारण, यानी कि ये ऐसी है जैसे बहुत सारे आपके दोस्त यार होते ना, उनकी बात का ठिकाना नहीं होता। कल को बोलेंगे भैया परसों ट्रिप पे चलना है, और जब परसों आता है सुबह तो आप फोन लगा रहे हैं, बोल रहे हैं मैं तो अभी फोन ही नहीं उठ रहा है आपका, सो के ही नहीं जगे हैं। कभी बोल रहे हैं भैया चाय पीने चलेंगे, फोन लगा रहे हो फोन ही नहीं उठ रहा है। यानी कि बार बार बात पर टिके नहीं रहते, अडिग नहीं रहते, बात ही बदल लेते हैं, या उनकी बात का भरोसा नहीं होता। आप लोग बोलते हैं ना भाई इसके बात का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी बोलता रहता है। तो ऐसे ही क्या है आपकी कोसी नदी है ना, इसके जो इधर से चल रही है कोई भरोसा नहीं है कि वहीं पे चलती रहेगी। जैसे ही बरसात आई, पानी भरा, रास्ता बदल लेती है अपना। तो ये क्या करती है? रास्ता बदल लेती है। इसमें मार्ग परिवर्तित करने की प्रवृत्ति है, और जब मार्ग परिवर्तित करेगी तो बाढ़ भी लाएगी। मन पड़ता है गांव की तरफ चल देती है, जिधर भी मन पड़ता है उधर चल देती है, इससे बाढ़ आता है बहुत सारा, इसलिए इसे शोक कहा जाता है। ठीक। फिर यहां पर एक पॉइंट है पठारी नदियों की विशेषताएं। पठारी नदियों की विशेषताओं की बात करें तो देखिए अभी हम लोग जो नदी पढ़ रहे हैं ना, वो सभी कैसी हैं? हिमालयी नदियां हैं, यानी पर्वतीय नदियां हैं। कुल मिलाकर के वो पर्वत से निकलने वाली नदियां, ये पठारी नदियां नहीं हैं। आगे हम बहुत सारी नदियां पढ़ेंगे जो कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया से निकलती हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र पठारी क्षेत्र से निकलती हैं, तो ना। तो यही है यहाँ पर इसका हमें बताना है कि जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं, पठारी नदियां होती हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनमें क्या स्पेशल चीजें होती हैं। बाकी अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी पठारी नदी पहाड़ी नदियां पढ़ रहे हैं, पर्वतीय नदियां पढ़ रहे हैं जो कि हिमालय से निकलती हैं। तो यहाँ पर है आपके पठारी नदियों की विशेषताएं, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम पॉइंट अपना कंटिन्यू करेंगे। तो असतत वाहिनी, असतत वाहिनी मतलब होता है कि प्रॉपर हमेशा प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है। ये कैसी है? हमेशा प्रवाहित नहीं होती। खासकर जैसे गर्मी आ गई, अब इसमें जो है तो वर्षा नहीं होगी, क्योंकि सॉरी वर्षा में बोल रहा हूं, जब गर्मी आ गई पानी सूख गया, अब नदी प्रवाहित ही नहीं होगी। वर्षा हुई, बरसात का मौसम आया, नदी में पानी आया, नदी बहने लगी। तो यानी कि सतत नहीं है, शाश्वत नदी नहीं है, सतत नहीं होती है। जब इसमें पानी होता है तो प्रवाहित होती है, जब पानी नहीं होता तो प्रवाहित नहीं होती, इसलिए असतत वाहिनी है। फिर इसमें वर्षा द्वारा जल आपूर्ति होती है। इन नदियों में क्या होता है आपके? वर्षा के द्वारा जल की आपूर्ति होती है। कई बार इसमें पानी सूख जाता है तो फिर पानी कैसे आता है? वर्षा के द्वारा। वही पर्वतीय नदियां हो या हिमालय की नदियां हो, हिमालयी नदियां अगर हम कहें तो हिमालय की नदियां अगर पानी नहीं गिरता, वर्षा नहीं होती,
तो गर्मी में हिम यानी ग्लेशियर के पिघलने से भी उनको पानी मिलता है, तो इसलिए वो हमेशा सतत वाहिनी होती है, हमेशा बहती रहती है, क्योंकि उनको ग्लेशियर के पिघलने से पानी मिलता है। और इन नदियों को जो प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर रिवर होती हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती हैं, इनको बर्फ से या ग्लेशियर के पिघलने से पानी नहीं मिलता, तो इसकी वर्षा की आपूर्ति कहाँ, पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है? वर्षा से। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्यम ढाल होता है। जो पठारी क्षेत्र की नदियां हैं, पेनिनसुलर नदियां हैं आपकी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, या हम पठारी या प्लेटू की जो आपकी नदियां हैं, प्लेटू रिवर्स हैं, उनको ढाल कैसा होता है, स्लोप कैसा होता है? मंद होता है, मध्यम होता है। और जबकि हिमालय या पहाड़ी नदियों की बात करें, पर्वतीय नदियों को, उनका ढाल तीव्र होता है, क्योंकि आप ये मानो कि यहाँ से कोई नदी है, ये पर्वत क्षेत्र है, यहाँ से कोई नदी, कितना तेज इसको जो है तो स्लोप मिल रहा है, स्लोप बहुत ज्यादा है ना। लेकिन वहीं पर आप देखना कोई पठारी क्षेत्र होगा, ये कोई पठारी क्षेत्र है, ठीक, थोड़ा सा फिर नॉर्मल स्लिप, नॉर्मल, ये जमीन से उठ करके फिर समतल होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गड्ढा होता है, इसमें ऊपर नीचे ऐसा स्लोप रहता है, तो मध्यम स्लोप रहता है। और यहाँ पर जो पर्वतीय नदियां होती हैं, हिमालय की जो नदियां होती हैं, उनको बहुत तेज स्लोप मिलता है, तो ये इसकी एक विशेषता हो गई। नेक्स्ट है उथली घाटी होती है। इनकी घाटी क्या होती है? बहुत गहरी नहीं होती, डीप, बहुत ज्यादा गहरी नहीं रहती इनकी घाटियां, इनकी घाटी जो है तो उथली हुई होती है, ठीक, क्योंकि बहुत ऊपर से नहीं गिरती, तो कटाव बहुत ज्यादा, यानी मिट्टी बहुत ज्यादा नहीं हटा सकती, वो बहुत गहरी घाटी नहीं बनाती, वैली जो होती है बहुत डीप वैली नहीं बनाती, ये उथली वैली, क्योंकि उथली घाटियां बनाती हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाई से नहीं गिरती। अगर कोई नदी बहुत ऊंचाई से गिरेगी तब तो गहरी घाटी बनाएगी। ये नदियां जो पठारी क्षेत्र की होती हैं, प्लेटू रिवर्स होती हैं, ये आपकी गहरी घाटियां, डीप वैली नहीं बनाती। रीजन ये है कि बहुत ऊंचाई से नहीं गिरती, मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र, यहाँ से कोई नदी निकलती है, ये ऐसे बह रही है ऐसे, तो क्या यहाँ पर अगर इसको मान लीजिए कल को ये किसी वैली में या किसी घाटी में प्रवाहित होगी, तो बहुत गहरी घाटी नहीं रहेगी, इसकी उथली घाटी रहेगी, क्योंकि ये बहुत दूर से, बहुत ऊपर से नहीं गिर रही है। लेकिन यहीं पर कोई हिमालय की नदियाँ हो, कोई हिमालय की नदी हो, यहाँ से डायरेक्ट मान लीजिए यहाँ पे गिरती है, ये जमीन पे, मतलब यहाँ से आती है और काफी नीचे गिरती है गहराई में, तो ये क्या करेगी? बहुत गहरी घाटी बनाएगी। क्या करेगी? बहुत गहरी घाटी बनाएगी, फिर उसमें प्रवाहित होगी। लेकिन जो पठारी क्षेत्र से निकलती है वो बहुत गहरा, ऊंचाई से नहीं गिरती, इसलिए वो बहुत गहरी घाटी नहीं बना पाती। नेक्स्ट है चौड़ी घाटियां। लेकिन ये कैसी? उथली तो होती है, लेकिन इसकी वाइड होती है, फैली हुई होती है, चौड़ी घाटियां बनाती हैं। कैसी बनाती हैं? चौड़ी घाटियां बनाती हैं। अध्यारोपित नदियां होती हैं, यानी कि ये सतह को, यानी जगह को काट करके प्रवाहित होती हैं किसी क्षेत्र से। जैसे मैंने आपको अध्यारोपित अपवाह तंत्र बताया था, क्या होता है अध्यारोपित जो तो अपवाह आपका, या हम कहें ड्रेनेज पैटर्न बताया था। अगर आपने वो पहला वीडियो नदी श्रृंखला का, ये जो रिवर पूरा जो चैन है, इसका मैंने जितनी भी वीडियो अभी तक बनाए हैं 3-4, उसमें से जो पहला वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको जाकर के देखिए। पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत सारे आपके रिवर, नदियों के बहने के जो आपके ड्रेनेज, उनका पैटर्न होता है, अपवाह प्रतिरूप होता है, वो बताया है। अब आपके अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? तो ये नदियां अध्यारोपित नदियां होती हैं। ये नदियां आग्नेय चट्टानों का अपर्दन करती हैं, क्योंकि आपका जो पठारी क्षेत्र है वो ज्यादातर प्रायद्वीपीय भारत का, पेनिनसुलर इंडिया का भाग है, वहां पर आपकी आग्नेय चट्टानें ही पाई जाती हैं, क्योंकि वो बहुत प्राचीन क्षेत्र है, आपका स्थल खंड है, बहुत प्राचीन भूमि का टुकड़ा है आपका। कौन सा? पेनिनसुलर इंडिया, और पेनिनसुलर इंडिया में ही पठारी क्षेत्र है आपके। फिर यहाँ पर कुछ अन्य नदियां हैं जो कि गंगा से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलती हैं। जैसे एक नदी है आपकी हुगली। हुगली की वह सहायक नदी जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर के प्रवाहित होती है, तो वो नदी है आपकी दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और ये जो है तो किससे मिलती है? हुगली से मिलती है। और हुगली जो है गंगा का ही एक जो है तो शाखा है, गंगा की ही एक जो है तो उसकी धारा है। नेक्स्ट पॉइंट है धनबाद और दुर्गापुर। धनबाद और दुर्गापुर ही कहाँ है? झारखंड में है। तो धनबाद और दुर्गापुर किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो ये है दामोदर नदी के किनारे, और दामोदर नदी यहीं से निकलती भी है आपके। दामोदर नदी घाटी परियोजना पहली नदी घाटी परियोजना है आपकी, फर्स्ट रिवर जो है तो वैली प्रोजेक्ट है, और उसमें कई सारे आपके जो है तो बांध या डैम बनाए गए हैं, पंचेत, तिलैया, बराकर, इसकी एक सहायक नदी है बराकर, उस पर आपका बराकर बांध बनाया गया है। कई सारे बांध हैं, और भी सहायक नदियां हैं इसकी, जिस पर आपके कई सारे बांध, 5 बांध बने हैं जहां तक मुझे याद है। नेक्स्ट है भारत की पहली 1984 में बहुउद्देशीय परियोजना
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? तो वो है आपकी दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी है? दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है आपका, तो यह दामोदर नदी घाटी परियोजना फर्स्ट है। ये भारत की पहली, आपको याद रखना है, इसको याद कर लीजिए। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना 1948 है। इस पे कुछ बांध हैं, पंचेत, तिलैया, बराकर, ये सारे जो है तो इस रिवर वैली प्रोजेक्ट में, नदी घाटी परियोजना में बांध बनाए गए हैं आपके, पंचेत, तिलैया, ठीक। तिलैया बांध, बाल पहाड़ी बांध और मैथन बांध किस नदी पर हैं? तो मैंने आपको बताया था कि अभी बताया ना कि दामोदर की एक सहायक नदी है बराकर, उस पे कुछ बांध बनाए गए हैं। तो उसमें से आपके तिलैया बांध, अभी जिसका मैंने चर्चा किया, तिलैया बांध बराकर नदी पे है। बाल पहाड़ी बांध तिलैया नदी बराकर नदी पे है। मैथन बांध किस पर है? बराकर नदी पर है। ये सारे बांध किस पर हैं? बराकर नदी पर है। नेक्स्ट है अय्यर बांध, बेरमो बांध और पंचेत बांध, ये किस पर है? आपके दामोदर नदी पर है। तो आपको कई सारे जो महत्वपूर्ण बांध हैं, जैसे तिलैया याद रखना है, मैथन याद रखना है और आपको पंचेत याद रखना है। ये सारे महत्वपूर्ण बांध हैं, ठीक। और किस किस नदी पर हैं ये भी आप याद रखें। फिर ऊपर हम लोगों ने पठारी नदियों की विशेषताएं पढ़ी थी, उनकी क्या क्या स्पेशल चीजें उसमें वो पढ़ा था। अब यहाँ पर आपको एक बॉक्स में दिया गया है कि हिमालयी नदियों की क्या विशेषताएं, हिमालयी नदियों की क्या स्पेशल कैरेक्टर है, इनका क्या इनकी विशेषताएं हैं। तो सतत वाहिनी होती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये हमेशा प्रवाहित होने वाली नदी हैं। जब वर्षा नहीं होती तो इनको बर्फ से पानी मिलता है, ग्लेशियर के पिघलने से, तब ये प्रवाहित होती हैं। तो यानी कि हमेशा ठंडी, गर्मी, बरसात, सर्दी हमेशा प्रवाहित होती हैं। सतत वाहिनी। हिमानी द्वारा जल आपूर्ति होती है। इसको काहे से पानी मिलता है? हिमानी यानी कि ग्लेशियर के पिघलने से पानी मिलता है। तीव्र ढाल होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि पहाड़ से नदी गिरती है तो ढाल इसका क्या होता है, जो स्लोप होता है बहुत तेजी से मिलता है इनको। गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाई से जब नदी गिरेगी तो घाटी जो है तो डिप वैली, बहुत गहरी घाटी बनाएगी, अभी मैंने आपको पीछे बताया था। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर पतली घाटी बनाते हैं, ये बहुत चौड़ी, वाइडर नहीं होती, क्योंकि जब कोई चीज बहुत गहरी होगी तो बहुत चौड़ी नहीं हो सकती, वाइड नहीं हो सकती। तो यानी कि ये गहरी रहती, इसलिए कैसे हो जाती, पतली घाटियां बनाती हैं, नैरो वैली। पूर्ववर्ती नदियां होती हैं, पूर्ववर्ती नदियां वो होती हैं जो किसी पर्वत निर्माण से पहले से प्रवाहित हो रही हो, यानी कि जब हिमालय के बनने से जो नदियां पहले से प्रवाहित हो रही हैं उनको पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। पूर्ववर्ती यानी पहले से। ये क्या करती हैं? मुलायम पत्थरों का अपरदन करती हैं, क्योंकि जो हिमालय है वो आपके टर्शियरी काल में बना है, यानी कि उसको बने बहुत समय नहीं हुआ। तो जो वहां पे चट्टाने हैं कैसी हैं? मुलायम चट्टाने हैं। तो ये नदियां किस चट्टान को काटनी है? जो मुलायम चट्टान होते हैं, नहीं ना, बहुत मजबूत नहीं होते, उनको काट करके आती है। नेक्स्ट पॉइंट है आप तो ये आपका नोट पॉइंट है ना, मतलब इसके साथ नहीं चल रहा है, बस ये हिमालय की नदियों की विशेषता हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट पॉइंट है कोनार बांध एवं बोकारो बांध। कोनार बांध और बोकारो बांध किस नदी पर है? तो यहाँ पर कोनार और बोकारो इनके नाम पे ही, इनकी नाम की नदियों पे ही है। तो जैसे जो कोनार बांध है कोनार नदी पे है, बोकारो बांध जो है बोकारो नदी पे है। तो आपको इनका तो बहुत याद करने में एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नाम पे ही आपके बने हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, कौन सी पहाड़ी? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली वह नदी जो गंगा के, किसके? गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी है, अंतिम सहायक नदी है, तो वो है आपकी महानंदा। कौन सी है? महानंदा। अभी मैंने आपको बताया था कि ये बाएं तट पर, लेफ्ट साइड से जो नदी आती है उनमें सबसे अंतिम नदी है ये मिलने वाली, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है ना, किस नदी के रेत में सोन के कण पाए जाते हैं? किस नदी में सोन के कण पाए जाते हैं? जाने के कारण इसे स्वर्ण नदी के नाम से भी जानी जाती है, वो है आपकी सोन नदी। ऐसे ही एक नदी है स्वर्ण रेखा नदी, उसमें भी माना जाता है कि उसके जो है तो रेत में पाए जाते हैं आपके सोने, या सोने जैसे उसके रेत होते हैं। नेक्स्ट है कनहर, रिहंद व उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी सोन की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। कौन सी? कनहर, रिहंद, उत्तरी कोयल और एक और नाम है जोहिला। ये सारी किसकी सहायक है? सोन नदी की सहायक नदी है। सोन निकलती कहां से है? तो मध्य प्रदेश में अनूपपुर में अमरकंटक के पठार से निकलती है।
नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, भारत की पहली रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट है, नदी जोड़ो परियोजना है। पहली नदी जोड़ो परियोजना है, 2005 में शुरू हुआ था। 2005 में ये जो है तो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था आपका। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर। क्या? आलमगीरपुर कहाँ है? तो आलमगीरपुर जो है आपका मेरठ, मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है हिंडन नदी। किस नदी के तट पर है? तो हिंडन नदी के तट पर है। नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय का संबंध किस नदी से है? तो रिहंद नदी से। इस पर बहुत बड़ी परियोजना है रिहंद परियोजना, जिसके पीछे जो बैक वाटर रिजर्वायर यानी कि आपका जलाशय बनाया गया है उसका नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के जो आपका एक जिला है वहाँ पर सोनभद्र, वहाँ पर आपकी ये परियोजना है। किस नदी पे है? तो रिहंद नदी पे है। इसके जलाशय का क्या नाम है? जो रिजर्वायर यानी कि जलाशय बनाया गया है उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट पॉइंट है, जल प्रवाह के आयतन की माप का मात्रक क्या है? जल प्रवाह का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, उसको किससे मापते हैं? तो क्यूसेक। क्या? क्यूसेक या फिर क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड। क्यूसेक या फिर क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड से मापा जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि इस नदी का इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, इतना क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड पानी छोड़ा गया। आपने कई बार ऐसा सुना होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो जल प्रवाह का है ना, वाटर फ्लो का जो वॉल्यूम है वो क्यूसेक या क्यूबिक मीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्खात भूमि। क्या? उत्खात भूमि या फिर वेटलैंड टोपोग्राफी के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? वेटलैंड बनाने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? चंबल नदी प्रसिद्ध है। ये बहुत ज़्यादा जो है तो अपर्दन यानी इरोजन के लिए प्रसिद्ध है। बड़े बड़े जो है तो आपके कई तरह की इरोजन करती है। ये गली अपर्दन करती है, अवनालिका अपर्दन जिसको बोलते हैं, सीट इरोजन करती है, परत का परत उड़ा देती है। बहुत सारा है ना, आप देखेंगे चंबल के पठार के आसपास या भिंड मुरैना में बहुत सारी क्षेत्रों को इसने उत्खात भूमि ने फिर वेटलैंड में परिवर्तित कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्खात भूमि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो उसे बीहड़ जाना जाता है। बीहड़ के बागी आपने सुने होंगे, बीहड़ में रहने वाले बागी। पान सिंह तोमर जो कि एक बागी थे, हालांकि वो आर्मी में भी थे या पुलिस में थे शायद, उन्होंने बाधा दौड़ में स्टेपल चेज जो आपकी दौड़ होती है, बाधा दौड़ जिसको बोलते हैं शायद, उसमें उन्होंने कई सारे मेडल जीते थे। वो बाद में बागी बन जाते हैं अपने घर परिवार में कुछ लड़ाई वड़ाई होने की वजह से, है ना। तो उनका एक बहुत फेमस डायलॉग होता है कि किसी कोई उनको बोलता है कि आप डाकू हैं, तो वो उस पर बोलते हैं उस फिल्म में पान सिंह तोमर में कि डाकू पार्लियामेंट में होते हैं बागी, और बीहड़ में तो बागी पाए जाते हैं। किसी ने उनको बोला होगा बीहड़ में क्या होते हैं? डाकू होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि डाकू पार्लियामेंट में होते हैं, बीहड़ में तो बागी पाए जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक, तो उत्खात भूमि को अन्य नाम से बीहड़ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चंबल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? चंबल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसमें आपके 3 मुख्यतः बांध बनाए गए हैं, है ना, जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट हैं। एक तो है आपका राणा सागर, राणा सागर। एक है आपका जवाहर सागर। एक है आपका गांधी सागर। राणा सागर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान। जवाहर सागर कोटा के पास में है और गांधी सागर मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। तो जो आपके चंबल परियोजना है वो राजस्थान और किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से। ठीक, क्योंकि चंबल नदी राजस्थान में भी प्रवाहित होती है।
नेक्स्ट है गांधी सागर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो कहाँ पर है आपके? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? मंदसौर में। कहाँ पर है? मंदसौर में अवस्थित है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है महाराणा प्रताप व जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका राजस्थान में। ठीक, चित्तौड़ में एक है, एक कोटा में है। नेक्स्ट पॉइंट है लखनऊ। नेक्स्ट पॉइंट है लखनऊ और जौनपुर। लखनऊ और जौनपुर है ना, किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो वो है गोमती नदी, है ना। जौनपुर का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। अगर आपने मिर्जापुर सीरीज देखी है तो उसमें मिर्जापुर और जौनपुर कितने दोनों के बीच में राइवलरी रहती है, अंतर द्वंद चलता रहता है उसमें, है ना। वो गुड्डू भैया जो है तो जौनपुर के वो मार देते हैं उसको, जो व्यक्ति वहां पे रहता है ABCD जो पढ़वा रहा होता है ना। तो जौनपुर तो आप जानते होंगे। तो लखनऊ और जौनपुर किस नदी के किनारे हैं? गोमती नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोसी परियोजना का संबंध है। कोसी परियोजना का संबंध कहाँ से है? नेपाल और भारत। कहाँ से? नेपाल और भारत, या फिर हम कहें बिहार। तो भारत के बिहार में और नेपाल, इन दोनों के बीच में कोसी परियोजना का संबंध है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गंडक परियोजना का संबंध। गंडक परियोजना, जो गंडक नदी है उसके जो ऊपर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, उसका संबंध किस किस राज्य से है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल से है। हमारे यहाँ के भारत के दो आपके स्टेट हैं और एक देश नेपाल। नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में, या फिर हम कहें भारत और नेपाल के बीच में जो प्रोजेक्ट आपका संचालित हो रहा है, कौन सा? गंडक परियोजना। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? दो वीडियो में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र या गंगा रिवर सिस्टम को खत्म किया। अब और यहाँ से हमारा जो हिमालय अफवाह तंत्र है, हिमालयी अफवाह तंत्र है, हिमालयी आपका ड्रेनेज सिस्टम है, वो खत्म होता है। हिमालयी अपवाह तंत्र में या ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग 3 नदियां पढ़ते हैं या 3 नदी तंत्र पढ़ते हैं, रिवर सिस्टम पढ़ते हैं। एक तो हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र, इंडस आपका जो है तो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा या फिर रिवर सिस्टम पढ़ा, या फिर उसके बाद दूसरा हम लोगों ने ब्रह्मपुत्रा पढ़ा। दूसरा कौन सा पढ़ा था? ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम या ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। और तीसरा पढ़ा था गंगा। यही 3 ऐसे रिवर सिस्टम हैं या नदी तंत्र हैं जो कि हिमालय से जो तो मुख्य रूप से पढ़े जाते हैं, और हिमालय से ज़्यादातर निकलने वाली नदियां इन्हीं नदियों में जो है तो कहीं ना कहीं पर मिल जाती हैं। इसलिए यहाँ से आपका जो है तो समाप्त होता है आपका कौन सा? हिमालयी अपवाह तंत्र। हिमालय से निकलने वाली नदियां समाप्त होती हैं। अब ऐसी नदियां आएंगी जो कि प्रायद्वीपीय भारत में जो है तो उनका उद्गम होता है, उनका ओरिजिन प्रायद्वीपीय भारत में होता है। प्रायद्वीपीय भारत से मतलब है आपका, प्रायद्वीपीय भारत का यहां पर अर्थ है ये जो आपका एरिया है, यहां से जो नदियां निकलती हैं, यहां से जो नदियां निकलती हैं वो होती हैं प्रायद्वीपीय भारत की। बाकी आपका जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, जो यहां से मतलब अगर हम मैप सीधा बनाएं, तो ये जो हिमालयी क्षेत्र है आपका, ये जो हिमालय का क्षेत्र है आपका, यहां से जो नदियां आपकी निकलती हैं, मतलब और ऊपर से ही मान सकते हैं, यहां से ये थोड़ा नीचे हो गया है ना। तो यहां से जो आपका ये हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय, यहां से जो निकलती है नदियां वो हिमालयी क्षेत्र की होती हैं। फिर इसके बाद इन क्षेत्रों से जो नदियां आपकी निकलती हैं, यहां से जो नदी निकलती है वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो हम अगले वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ेंगे, जिसमें हम आपके जो इधर साउथ की बड़ी बड़ी नदियां हैं, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, वो पढ़ेंगे। और भी आपकी इधर की जो स्वर्ण रेखा है ना, और आपके इधर जुआरी वगैरह है, मांडवी वगैरह नदियां हैं, इन सारी जो नदियां हैं छोटी बड़ी उनको पढ़ेंगे। और तो कल की वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं आपका
प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। आज से हम लोग हिमालयी या हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर कल से क्या पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो देखते रहिए आप लोग एकेएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।